इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। अगर उसे भी रास्ते से हटा दिया जाए तो बहुत सी बातें पर्दे में रह सकती थी। इसी के साथ ये इम्कान भी था कि रावालों के मेरी तरफ मुतवज्जा होने में ज्यादा वक्त लग जाए। मैंने संजीदगी से गौर करने के बाद इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया। एक वक्त में कई इकदामात से मामलात बहुत ज्यादा उलझ जाते। ये भी सोचा जाता कि वो 2 या 3 अफराद का काम नहीं था। किसी बड़ी जमात ने मुनज़्ज़म पैमाने पर एक ही वक्त में या आगे पीछे हर तरफ हाथ पैर चलाए हैं। दिल्ली में सरगर्मी से इन लोगों की तलाश शुरू हो जाती जो मेरा साथ दे रहे थे। फिराईबी वाले असूली तौर पर गैर ज़रूरी उलझावों से दूर रहने के आदी थे। वो नरेश शर्मा के कत्ल में बराह रास्त मुलव्विस होने पर शायद ही आमादा होते। मेरी हैसियत इनके रस्मी सरबराह से ज्यादा नहीं थी, जिसका बस भरम ही भरम था, इख्तियारात न होने के बराबर थे। एक मुस्तकिल और बाज़ाब्ता इदारे के पक्के मुलाजमीन बाहर से आए हुए किसी मुतलिकुल अनान सरबराह की बालादस्ती कबूल नहीं कर सकते थे, जो अपने इकदामात के लिए अपने ज़मीर के सिवा किसी के सामने जवाबदेह नहीं था। इनके यहाँ जवाबदेही और सरजंश के ज़ाब्ते सख्ती से नाफिजुल अमल थे। इन लोगों को ग्रीन कोबरा फाइल की तलाश थी। इसके हसूल के लिए वो हर कीमत अदा करने पर तैयार थे। इसलिए यह मुमकिन हो सका था कि रात की कार्रवाई में वो तीनों भी मेरे साथ भरपूर अंदाज में शरीक हों। बात घूम फिर कर वहीं आ गई जहां थी। पहले से जो तय हो चुका था उस रात के लिए वही काफी था। इन तीनों से होने वाली बातों के नतीजे में एक नया इम्कान उभर कर सामने आया था। फौरी तौर पर किसी के लिए भी ये मुमकिन न होता कि जान स्मिथ के कत्ल के सिलसिले में पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करे, लेकिन यह खतरा बहरहाल बरकरार था कि दिल्ली से मेरे अचानक गायब हो जाने के बाद बड़े पैमाने पर छानबीन शुरू होती, जिसके नतीजे में राह वालों को यह सुराग मिल जाता कि मैं मजर खान के नाम से इनके सीनों पर मूंग दलकर पाकिस्तान वापस लौट चुका था। कुछ नहीं कहा जा सकता था कि यह इंकशाफ राह वालों के जख्मों पर कैसी नमक पाशी करता। वो मुश्तिल होकर मेरे खिलाफ एक नई और भरपूर प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर सकते थे, जिसकी आड़ में पाकिस्तान को दिल खोल कर बदनाम किया जाता। ऐसी हरकत की सूरत में राह वालों की जिल्लत और रुसवाई यकीनी थी। हर तरफ से यह सवाल उठाया जाता कि वो अपने घर में एक बदतरीन दुश्मन की पुरस्रार अहमद और रवानगी से बेखबर क्यों रहे। मुझे और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशों में उनके चेहरों पर कालक फिर जाती। गालिब इम्कान ये नजर आ रहा था कि वो मेरी पसे पर्दा कार्रवाइयों से वाकिफ होने के बाद अपनी मालूमात को फैलाने की बजाय सख्ती से दबाए रखेंगे और जान स्मिथ के कत्ल के बारे में मेरा नाम नहीं उछाला जाएगा। इनके बुज़दिल कारिंदे शायद खौफसदा होकर पाकिस्तान में भी सुस्त पड़ जाते। वक्त का तकाजा ये था कि इनके खिलाफ महदूद और बदतरीन कार्रवाई पर इक्तिफा किया जाए। आग को ज्यादा फैलाने की कोशिश में हमारा दामन भी आतिशज़दगी का शिकार हो सकता था। 11 बजे परवेज और अब्दुल्ला ने नहायत खामोशी से वो कमरा छोड़ दिया। वो दोनों खुले हुए मुंह वाले 2 वजनी थैले भी अपने साथ ले गए थे, जिनमें जरूरी हथियार और दस्ती गोले वगैरह भी मौजूद थे। मेरे पास भीमगन की सूरत में अकलौता और अहम तरीन हथियार मौजूद था, जो राह में हायल होने वाली हर रुकावट को दूर करने के लिए काफी था। ठीक 11:15 बजे आबिद भी उठ गया। कमरे की रोशनी गुल करके हम दोनों बाहर निकल आए। आबिद ने खामोशी से दरवाजा मुकफ्फिल कर दिया। सरला के गेस्ट हाउस पर इस वक्त रात की ख्वाबनाक खामोशी राज कर रही थी। दफातर वगैरह में दिन भर मेहनत करने वाले मकीन अगली सुबह की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए गहरी नींद सो चुके थे। आबिद अहाते का फाटक खोलकर मेरे साथ बाहर आ गया। आबिद सर झुकाकर नीम तारीख सड़क पर हो लिया। मैं चंद कदम के फासले से उसकी तकलीद कर रहा था। यह अजीब बात थी कि मैं उसका रस्मी सरबराह था, लेकिन शहर से नावाकिफ होने की बिना पर कदम कदम पर उनकी रहनुमाई का मोहताज था। चंद मिनट तक चलने के बाद हम मकानों की कतार पीछे छोड़कर एक मैदान में निकल आए, जहां गहरी तारीकी में 2 गाड़ियों के हेवले नजर आ रहे थे। परवेज और अब्दुल्ला इन गाड़ियों के करीब मौजूद थे। हथियारों का एक एक थैला दोनों गाड़ियों में रख दिया गया। आबिद ने परवेज से चाबी ली और अगली स्याह गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मुझे उसके साथ सफर करना था। परवेज और अब्दुल्ला को दूसरी गाड़ी में हमारे पीछे आना था। इनको हमारी दूसरी दिफाई लाइन के तौर पर किरदार अदा करना था। दोनों गाड़ियों के इंजन बेदार हुए और उसी तरतीब से हरकत में आ गईं। आबिद ने हेडलैम्प्स रोशन किए बगैर बहुत सुस्त रफ्तारी से मैदान का मुख्तसर हिस्सा अबूर किया और सड़क पर आने के बाद हेडलैम्प्स रोशन कर दिए। मैंने मुड़कर देखा कि दूसरी गाड़ी हमसे खासी दूर हो चुकी थी। मैंने दिल्ली की शहरी जिंदगी की रहनाइयां कनाट प्लेस में देखी थीं और मुझे अंदाजा था कि वो वक्त ज्यादा नहीं था।
रात के 1-1:30 बजे तक शहर में खासी सरगर्मियां बरकरार रहती थीं। ये गोपाल का मशवरा था कि हमें शहर में सन्नाटा फैलने से पहले ही अपने काम से फारिग होकर लौट आना चाहिए। वक्त का वो इंतखाब खतरात से महफूज रहने के लिए बहुत अहम था। ज्यादा रात गए शहर में पुलिस की मुसल्लह जमातों का गश्त शुरू हो जाता था, जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इस रात हमारी मंजिल तीरथ राम शाह अस्पताल के अक्म में वाक़ई थी। आबद अली उर्फ गोपाल दरमियानी रफ्तार से शहर के ख्वाबीदा इलाकों से गुजर रहा था, जहाँ सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव न होने के बराबर रह गया था। तुम्हें यकीन है कि वहां मामूर सिपाही हमारा रास्ता नहीं रोकेंगे? आबद ने सोच में डूबी हुई आवाज में पूछा। वो दिन में अपनी कुर्सियों से हिलने जुलने में कसलमंदी से काम लेते हैं। इस वक्त बेखबर सोए हुए होंगे, तुम उनकी तरफ से बेफिक्र रहो। वो बेदार हुए तब भी मैं उन्हें खामोश रखने का बंदोबस्त कर लूंगा। मुझे असल खतरा छत पर रहने वाले चौकीदार की तरफ से है। पता नहीं वो छत पर टहलता रहता है या गधे घोड़े बेचकर बेखबरी की नींद सो जाता है। हमारे काम की बुनियाद उसी वक्त रखती गई थी जब हमने अमृतसर के एक शख्स के साथ रात के अंधेरे में सरद अबूर करके भारतीय सरजमीन पर कदम रखा था। इस लम्हे के बाद इस समत में मुसलसल काम होता रहा। शतरंज पर बिछाए हुए मोहरे नफे तुले अंदाज में अपनी जगहें बदलते रहे। बाजी रफ्ता रफ्ता एक मखसूस सूरत-ए-हाल इख्तियार करने लगी। उस रोज अनिल बिस्वास और नरेश से मेरी मुलाकात के बाद बात बिल्कुल तुल गई थी। हमें अपने हदफ के लिए बढ़कर दुश्मन पर वार करना था या फिर कामयाबी से हमेशा के लिए दूर हो जाना था। आबद अली ने तीरथ राम शाह अस्पताल के कुर्ब जवार का पहले से जायजा लिया हुआ था। दिल्ली के सुनसान रास्तों से होता हुआ वो आखिरी आबादियों से गुजरा और फिर उस इलाके में दाखिल हो गया जहाँ मुख्तलिफ अमारात में सरकारी दफातर वगैरह कायम थे। वो इलाका इस वक्त दूर तक सुनसान पड़ा हुआ था। दिल्ली के बहुत से हिस्सों में जिंदगी की रानाइयां अपने शबाब पर थीं, मगर दफ्तरी अमले की रवानगी की बाद से मातूम होने वाली सरगर्मियां इस इलाके में बिल्कुल दम तोड़ चुकी थी। जगह जगह आवारा कुत्तों की टोलियां रात के बकिया हिस्से के लिए बुलंद आहंग मुज़ाकरात में मसरूफ थीं। मुझे वो माहौल अपने मिशन के लिए बहुत साजगार नजर आ रहा था। मैंने शाम को इधर का चक्कर लगाकर जायजा ले लिया था। आबद अली ने मुझे आगाह किया, अगले दरख्त के नीचे मैं गाड़ी छोड़ दूंगा। इस वक्त हम जिस मकाम पर थे वहां से राह के दफ्तर वाली अंधेरे में डूबी हुई इमारत साफ नजर आ रही थी। सिर्फ इसका बरामदा रोशन था। बरामदे और टिमटिमाते हुए स्ट्रीट लैंप्स की रोशनी में बज़ाहिर वहां कोई मुतनफिस नजर नहीं आ रहा था। कार से इमारत तक का फासला हमें अलग अलग रहकर पैदल तय करना था। बेख्तियार मेरी नजरें इमारत की छत की तरफ उठ गईं। वहां ऊंची मुंडेर के पीछे मुझे कोई इंसानी हिवला नजर नहीं आया। अगर राह वालों का चौकीदार जाग रहा था तो भी वो छत का गश्त नहीं लगा रहा था। आबद ने गाड़ी तनावर दरख्त के साए में रोक थी। मैं अपनी समत का दरवाजा मुकफ्फिल करके नीचे उतर आया और पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक इमारत की तरफ चल दिया। आबद हथियारों वाला थैला शोल्डर स्ट्रेप के जरिए अपने कंधे पर लटका रहा था। इस वक्त मैं पूरी तरह चौकन्ना था और मेरी निगाहें अपनी मंजिल की तरफ मरकूज थीं। जरा सा रास्ता तय करने के बाद मुझे इमारत से मुल्हिक वो नीम पुख्ता कमरा नजर आने लगा जहां मैंने दोनों सिपाहियों को शाम में दाखिल होते देखा था। इस कमरे की मटियाली दीवारों में दरवाजे का तारीख खला दूर से साफ नजर आ रहा था, जो खुला हुआ था। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। दोनों मोटे और काहल सिपाही शायद अपने शिकम सेरी के बाद बेखबरी की नींद सोए हुए थे। हर तरह चाको चौबंद होने के बावजूद मेरी चाल थकी थकी सी थी, ताकि दूर से कोई मुझे देख भी ले तो यही समझे कि कोई थका हारा शख्स अपने काम से देर का ही वापस लौट रहा था। अपनी मुहिम के इस फैसला कुन मरहले पर मैंने हर एहतियात बरतने का फैसला किया हुआ था। चलते चलते मैं रुककर मुड़ा तो आबिद थैला अपनी पुश्त पर लादे उसी काबिल रहम हालत में पीछे चले आ रहा था। सिपाहियों के कमरे से कुछ पहले मैंने रुककर सुन गुन ली, लेकिन आसपास किसी मुतनफिस के मौजूद होने के आसार नजर नहीं आए। बस करीबी झाड़ियों से कुछ झींगड़ों के बोलने की आवाजें आ रही थीं। इनके सिवा जिंदगी की हर अलामत मफकूद थी। मुतमईन होकर मैं आगे बढ़ गया। दीवार से लगकर मैंने बस एक लम्हे के लिए अंदर झांका। फिजा में दोनों सिपाहियों के तेज और हमवार सांसों की गूंज रची हुई थी। अगले लम्हे में पंजों के बल खामोशी से उस तारीक कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में अंधेरा था, लेकिन खिड़की और दरवाजे के रास्ते पड़ने वाले बैरूनी इनेकास के सबब मेरी बिनाई काम कर रही थी। वो दोनों बगैर बिस्तर वाली खुरदरी चारपाइयों पर दुनिया और माफिया से बेखबर और गहरी नींद सोए हुए थे। वो तीसरे दर्जे के शहरी और चौथे दर्जे के सरकारी मुलाजिम थे, जिनके लिए जिंदगी में किसी आसाइश का तसव्वुर नहीं था। वो हर मामले में कम से कम परकनात करके सुकून से जिंदा रहने वाले खुश नसीब इंसान थे। इनकी दोनों बंदूकें मुझे 24 क्वाड के पीछे खड़ी हुई मिल गईं। इस समर में कोई शुबा नहीं था कि वो बंदूकें बहुत पुरानी और अज़कार रफ्ता थीं।
जरूरत के वक्त शायद उनसे एक फायर भी मुमकिन नहीं था। फिर भी वो बंदूकें थीं और किसी एहतियात के बगैर इस खुले हुए कमरे में रखी हुई थीं, जहां से कोई भी चोर या उचक्का इन्हें आसानी से उठा कर ले जा सकता था। दिल्ली में अमनो अमा की सूरत-ए-हाल काबिल रश्क थी, या फिर इन मोटे सिपाहियों की खुश नसीबी थी कि किसी ने इनकी बंदूकों पर तबाह आजमाई करने की कोशिश नहीं की थी और वह सरकारी तौर पर बदस्तूर मुसल्ला थे। सोए हुए सिपाहियों के तेवर बता रहे थे कि सूरह इसराफील से कम कोई आवाज उन्हें नहीं जगा सकेगी। अगर इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाता तो हमारे लिए कोई मसला पैदा नहीं कर सकते थे। ये इम्कान बहुत मौहूम था कि किसी गड़बड़ के नतीजे में इनकी आंख खुल जाती और इनमें से कोई बौखलाहट के आलम में अपनी बंदूक से हवाई फायर दाग देता। इनका बेदार होना और फिर इसके बाद किसी बंदूक का चल जाना बहुत मुश्किल था, मगर मैं इस रात कोई खतरा मोल लेने के मूड में नहीं था। कोई जरा सी गड़बड़ भी हमारा सारा खेल बिगाड़ सकती थी। मेरे दाहिने हाथ में वो अंगूठी थी जिसके नगीने में भरा हुआ जहर आने वाहिद में किसी को मौत की आगोश में धकेल सकता था। बाएं हाथ की एक उंगली में वो अंगूठी थी जिसका स्याल इन सिपाहियों को कई घंटों के लिए बेहोश रखने के लिए काफी था। अव्वल खान ने मुझे स्टेशन 4 पर बता दिया था कि इन अंगूठियों के स्याल जिस्म के किसी हिस्से में भी उतारे जाएं, दुराने खून में शामिल होते ही अपना काम दिखाना शुरू कर देते हैं। मैंने बाएं हाथ वाली अंगूठी के नगीने का रुख हथेली की तरफ घुमाया और फिर एक सिपाही की खुली हुई पिंडली इस हाथ की गिरफ्त में दबोच ली। नगीने के खोल से नमूदार होने वाली सुई ने अपना काम दिखा दिया। पिंडली को एक बहुत हल्का झटका लगा और वो साकित हो गई। मुझे यकीन था कि सुबह काबिलीन उजाला फैलने से पहले तो अपनी चारपाई से उठने के काबिल नहीं हो सकेगा। फिर मैंने वही अमल दूसरे सिपाही पर दोहराया और कमरे से निकल आया। आबिद हथियारों के थैले समेत पहुंच चुका था। वो इस कोने में दुबका हुआ था जो असल इमारत और नीम पुख्ता कमरे के इत्तेसाल से वजूद में आया था। दोनों बेहोश हो चुके हैं। मैं दरवाजे पर जा रहा हूं। मैंने उसके करीब से गुजरते हुए सरगोशी की ओर आगे बढ़ गया। मैं जीने तय करके उस इमारत के कदीम बरामदे में पहुंच गया। इस वक्त तक कपड़े में लिपटी हुई बीमगन जेब से निकलकर मेरे हाथ में आ चुकी थी। इमारत का सदर दरवाजा बंद और मुकफ्फिल था। गो वो इमारत पुरानी थी, लेकिन मैं शाम ही को देख चुका था कि सदर दरवाजे में बहुत मजबूत हजमी कुफल लगा हुआ था। ये बात यकीनी थी कि इस कुफल के साथ दरवाजे में ऊपर और नीचे के बुलेट भी लगे हुए होंगे। बरामदे की छत में लगा हुआ एक बल्ब रोशन था। इमारत के सदर दरवाजे पर ज्यादा देर तक मेरी मौजूदगी इस रोशनी की वजह से मखदूश हो सकती थी। मैंने बीमगन के नोजल पर कपड़े की मोटी तय लपेटी और उसे कुफल के वस्त में रखकर लम्हा भर के लिए ट्रैगर दबा दिया। कपड़े की वजह से लेजर शुआओं की नील को रोशनी न फैल सकी। मेरे नथनों में कपड़ा सुलगने की तेज बू आई और मैंने बीमगन हटा दी। रोशन बरामदे में वक्त अहम तरीन मसला था। मैंने वक्त बचाने के लिए बोल्टों के मकाम पर बीमगन फायर करने से पहले दरवाजे का बैरूनी दस्ता घुमाया और मेरी हैरत की इंतहा न रही कि दरवाजा खुल गया। मैं फुर्ती से इमारत में दाखिल हो गया। इस वक्त इमारत में मुकम्मल और बेरूज सन्नाटा छाया हुआ था। तवील राहदारी वीरान पड़ी हुई थी। कहीं कहीं जलते हुए इक्का दुक्का बल्ब इतनी रोशनी फैला रहे थे कि वो रास्ता अंधेरे में नहीं डूबा हुआ था। मैं खुले हुए दरवाजे की ओट में होकर सुनगुन ले रहा था कि मौका पाकर आबिद भी अपने थैले समेत अंदर घुस आया। उसने आते ही दरवाजा बंद किया और एहतियात से ऊपर वाला बुलेट लगा दिया। मैं सुलगता हुआ कपड़ा फर्श पर फेंक कर जूते से मसल चुका था। वह छाया हुआ सन्नाटा इस कदर मुहिब था कि तवील आयनी बुलेट के सरकने की मध्यम सी आवाज भी बहुत वाज़ेह थी। मैदान बिल्कुल साफ है। आबिद ने मेरे कान में सरगोशी की तो जोश से उसकी आवाज कांप रही थी। हम दोनों के अंदर पहुंच जाने के बाद परवेज और अब्दुल्ला को अपना काम शुरू कर देना था। वो दोनों इमारत के पहलुओं तक आते और इत्मीनान करने के बाद यके बाद दीगरे दोनों गाड़ियां सदर दरवाजे से करीब तरीन महफूज मकाम पर ले आते ताकि वापसी पर हम तेजी से फरार हो सके। मैंने राहदारी के आखिरी सिरे की तरफ पेश कदमी शुरू कर दी, जहां बाएं हाथ पर नरेश शर्मा का कमरा वाक़ था। बीमगन मेरे हाथ में थी। मैं फूंक फूंक कर पंजों के बल कदम आगे बढ़ा रहा था। दोनों तरफ के दरवाजे बंद थे और इन पर रवायती तर्ज के मजबूत ताले झूल रहे थे। दफ्तरों का तसलसल दरमियान में टूट गया। इस तरफ अमले के लिए जनाना और मर्दाना वाशरूम वगैरह बने हुए थे और एक जगह से छत पर जाने के लिए जीना निकाला गया था। वो हिस्सा खत्म होने के बाद दोबारा कमरों का सिलसिला शुरू हो गया। शीशे की दीवारों के पीछे अंधेरा फैला हुआ था। मेरे हर बढ़ते हुए कदम के साथ ये यकीन पुख्ता होता जा रहा था कि इमारत में कोई मौजूद नहीं था। आखिरकार मैं नरेश शर्मा के दफ्तर तक पहुंच गया। कहीं से कोई मुदाखल न होने की वजह से आबिद ने तेजी से दरमियानी फासला तय किया और मुझसे आ मिला। राम बाबू और नरेश के दफातर के मुश्तरक का दरवाजे पर भी वजनी ताला झूल रहा था। हटो, मैं जरा सी देर में उसे खोल लूंगा। आबिद ने सरगोशियाना आवाज में पेशकश की। इसे बीमगन के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मैंने बीमगन बुलंद करके उसे दिखाई और चश्मे जदर में ताले के दोनों सिरे
पिघलाकर काट दिए। ताले का यूनुमा सिरा छपके में लटका रह गया। निचले वजनी हिस्से को मैंने फर्श पर गिरने से पहले लपक लिया। ओह! आबद के होंठों से तहायुर ज़दा ससराहट आजाद हुई। मुझे मालूम नहीं था कि तुम लेजर गन साथ लिए फिर रहे हो। मैंने बाएं हाथ की उंगली अपने होंठों पर रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। उसने खामोशी से दरवाजे का कुंडा खोल दिया। हमने राम बाबू के दरवाजे पर चौकीदार का लगाया हुआ कुफल काट दिया था। इससे आगे नरेश के कमरे का अंदरूनी दरवाजा था। वो तीसरा कुफल काटने के बाद हम उस तिजोरी के सामने होते जिसमें राग पाकिस्तानी विंग का अहम तरीन रिकॉर्ड मौजूद था। इब्तिदा में मेरा प्रोग्राम यह था कि आबिद बाहर राहदारी में रुक कर निगरानी करेगा और मैं अंदर जाकर नरेश शर्मा की तिजोरी काट कर इसमें से काम की हर चीज निकाल लूंगा। लेकिन आबिद के जोशो खरोश को देखते हुए मैंने उसे बाहर रोकना मुनासिब नहीं समझा। उसके ज़हन में आजुर्दा कर देने वाला ख्याल आ सकता था कि मैं उसे गैर जरूरी चौकीदारी में उलझाकर अहम तरीन काम तने तनहा सर अंजाम देना चाह रहा था। एक तरफ आबद अली की दिलदारी का ख्याल था, दूसरी तरफ यह हकीकत सामने आ चुकी थी कि इमारत की निचली मंजिल पर कोई मुतनफ़िस मौजूद नहीं था जो हमारे कामों में मुखल होता। मैंने आबिद को बाहर रोकने का इरादा मनसूख कर दिया। वो मेरे साथ राम बाबू के कमरे में दाखिल हो गया। इस मुहिम में वो मेरी वाहिद और बदतरीन गलती थी जो बाद में मेरे लिए खासी परेशानी का बायस बन गई। अनिल विश्वास के अंदरूनी दरवाजे की तरफ नरेश शर्मा के दफ्तर के दरवाजे पर भी हजमी कुफल था। मैंने बीमगन की मदद से उसे भी नाकारा कर दिया और हम दोनों इत्मीनान से उस कमरे में दाखिल हो गए जहां वजनी फुलादी तिजोरी हमारी मुंतजिर थी। मैंने कमरे का एक बल्ब रोशन कर दिया। आबिद पूरी इश्तियाक अंदाज में तेजी के साथ तिजोरी की तरफ बढ़ता चला गया और मेरे वहां पहुंचने से पहले झुककर उसके हिफाजती तालों का जायजा लेने लगा। यह खतरनाक तिजोरी मालूम होती है, ऐसा ना हो कि इसे छेड़ते ही कोई अलार्म बज उठे। आबिद ने अपना अंदेशा जाहिर किया। इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है, इस पर बीमगन आजमानी पड़ेगी। इसके नीलगूंज शोलों की पतली धार अलार्म वगैरह के तारों को भी जलाकर राख कर देगी। इनके बजने की नौबत नहीं आएगी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसके पेचीदा ताले पर तबाह आजमाई करूं। आबिद ने कहा, मैंने कुफल शिकनी में खासी महारत हासिल की हुई है। इस वक्त महारत आजमाने या तजर्बा करने का मौका नहीं है। इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो, हमें अपना काम मुकम्मल करके जल्द अज जल्द यहां से निकल जाना चाहिए। ताखीर होने की सूरत में कोई नागहानी उलझन सामने आ सकती है। मैंने उससे समझाया। आबिद ने किसी हीलो हुज्जत के बगैर मेरी बात मान ली और कद आदम तिजोरी के सामने से हट गया। मैंने तिजोरी के ताले पर बीमगन फायर करने के लिए अपनी जगह कदरे तब्दील की। इस वक्त हम दोनों की पूरी तवज्जो तिजोरी पर मरकूज थी कि अचानक कमरे की फिजा एक दुरुस्त आवाज से गूंज उठी, हथियार फेंक कर अपने हाथ ऊपर उठा दो। हम दोनों बुरी तरह चौंक कर पलटे और यह देख कर लम्हा भर के लिए मेरे ओसान खता हो गए कि नरेश के दफ्तर के दरवाजे पर दुरुस्त रू और तुंद खून नागर बड़े बोर का एक पिस्तौल संभाले खड़ा हुआ था। उसकी कीनातोज उकावी नजरें हम दोनों पर मरकूज थी। मेरी उससे 2 मुलाकातें हो चुकी थी और मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि वो इंतहाई मक्कार, कीना परवर और सफाक शख्स था जिसकी नजरों में इंसानी वकार या खून की जरा भी हुर्मत नहीं थी। मेरे लिए वो अजनबी नहीं था, लेकिन आबिद का उससे पहली बार सामना हुआ था। उसके ललकार में कोई ऐसी बात पोशीदा थी कि आबिद ने अपने हाथ में दबा हुआ रिवाल्वर कालीन पर गिराकर बेख्तियार दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। सुना नहीं तुमने? मुझे मुतरद्दिद देखकर नागर अपने पिस्तौल के नाल हिलाकर गुर्राया। मैं गोली मार दूंगा, अपनी गन फेंक दो। बीमगन लोहे और बारूद का ठोस मजमुआ नहीं थी जिसे बेहतियाती से नागर के हुक्म की नजर कर दिया जाता। इसकी बैरल में नहायत हिसास इलेक्ट्रॉनिक निजाम पोशीदा था जो ट्रैगर से इशारा मिलते ही लेजर शुआओं की तैयारी का अमल शुरू कर देता था और वो मौलक नीलगूंज शुआएं बैरल के सिरे पर लगे हुए नोजल से निकलकर बहुत तेजी से अपने हदफ पर जा पड़ती थी। तेज झटका लगने से गन को नुकसान पहुंचने का अंदेशा था। मैंने झुककर बीम गन कालीन पर डाल दी और दोनों हाथ ऊपर उठा लिए क्योंकि नागर की तरफ से तीसरी वार्निंग गोली की सूरत में आने का कभी इम्कान था।